बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। इसका 90%, ये जो 90% है, मैं इन द बिगनिंग ही पढ़ा चुका था जो मुझे आज पढ़ाना है, क्योंकि इसमें बस थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी तो आप पढ़ चुके हो। टॉपिक हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली बोलना चाहो डी ब्रॉगली बोल दो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है ना। चलिए, एक्चुअली हाइपोथेसिस वर्ड को फिजिक्स क्यों पढ़ा रही है? दिमाग में एक और क्वेश्चन होना चाहिए, यार ये कल्पनाएं कब से पढ़ने लगे हम फिजिक्स में? एक्चुअली हम हर कल्पनाओं को नहीं पढ़ते, पर उनकी ये जो हाइपोथेसिस थी वो बाद में जाके प्रूव हुई, बाद में जाके फैक्ट्स में कन्वर्ट हुई, एक्चुअल मतलब एविडेंसेस मिलने लगे, इसलिए इस हाइपोथेसिस को पढ़ रहे हैं। वरना इससे पहले तो हाइपोथेसिस कोई कुछ भी सोच ले सकता है। अब वैसे तो बचपन में हम यही सोचते थे, माना वो मेरी है, तो इस हाइपोथेसिस एक्चुअल में तो नहीं कन्वर्ट हुई ना। हाँ, तो यदि एक्चुअल में कन्वर्ट होती तो थ्योरी बन जाती। तो ऐसे ही ये तो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई। तो क्या था हाइपोथेसिस? कि जब हमने इस ब्रह्मांड को दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया, यूनिवर्स को दो कैटेगरी में, एक तो हमने मैटर डिवाइड कर रखा था ना, एक मैटर और एक वेव, एक मैटर और एक वेव, वेव बोलो, रेडिएशन बोलो, मैटर बोलो, पार्टिकल बोलो, ठीक। तो लाइट को हमने ये वाली कैटेगरी में रखा था, और ऐसा ही नहीं आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, सर लाइट को इसमें रख दो। नहीं, ऐसे नहीं। एक्चुअली लाइट ने हमको ये चीजें दिखाई थी, लाइट ने हमको इंटरफेरेंस दिखाया था, लाइट ने हमको डिफ्रैक्शन दिखाया, लाइट ने हमें पोलराइजेशन दिखाया, तब हम ये बात मानने को मजबूर हुए कि लाइट वेव है। ये कहानी थी, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से नहीं था, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन को हमने इस कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसका हमने मास देखा था पहले, मास मोमेंटम देख लिया था। फिर इस कहानी आगे बढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया एक्शन में, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं हुआ, तब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट इच्छाधारी नागिन है, बताया था ना, इच्छाधारी नागिन है, ड्वेल नेचर है, वो कभी वेव नेचर रखती है तो कभी पार्टिकल नेचर शो करती है, यानी वो दोनों नेचर का मजा लेती है। तो फिर इस लाइट को इस कैटेगरी से उठा के हमने यहां रख दिया, यहां मतलब बीच में, कि ये कभी इस प्रॉपर्टी का भी मजा लेती है और पार्टिकल कैटेगरी का भी मजा लेती है, दोनों मजे लेती है ये। मतलब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे सिक्के में दोनों पहलू होते हैं, हेड और टेल दोनों होते हैं, लेकिन उछालने के बाद जब वो गिरता है, जब आप उसे यूज करते हो, सामने फ्लिप करते हो, तो दिखेगा एक ही, तो दिखेगा तो एक ही ना एक समय। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों पर्सनैलिटी एक भी बार में दिखाई, एक बार में एक दिखाती है। तो लाइट पजेस ड्वेल नेचर। फिर आगे इसके ड्वेल नेचर को कनेक्ट करने के लिए जब हम फोटोन थ्योरी पढ़ रहे थे, फोटोन थ्योरी, तो हमने देखा लैम्डा बराबर h/p, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को लाइट की ड्युअलिटी के लिए हम यूज करते हैं, लाइट की ड्युअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ड्वेल नेचर के लिए हम यूज करते हैं। देखो इसमें दोनों चीजें, लैम्डा और पी दोनों, जबकि जब इतिहास में जब ड्वेल नेचर वर्ड ही नहीं था फिजिक्स में, तो मोमेंटम पार्टिकलों के लिए होता था और वेवलेंथ वेव के लिए होता था। अब इसमें तो इक्वल वर्ड भी आ रहा है, मतलब ये वो फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा से पी और पी से लैम्डा आप निकाल सकते हो। जब वो अपनी कैरेक्टर को फ्लिप कर रही होगी, वो लाइट्स मतलब जब वेव नेचर से पार्टिकल नेचर में आएगी, तो आप मोमेंटम जानना चाहोगे तो इससे निकाल लेना, और मोमेंटम पार्टिकल नेचर से वेव नेचर दिखाने आएगी तो आप वेवलेंथ जानना चाहोगे तो भी इसी से निकाल लेना, ठीक है। ये तो थी लाइट की थ्योरी। अब डी ब्रॉगली को कुछ कल्पनाएं हुई, उन्होंने कहा यार इस नेचर में सिमिट्री बहुत है, नेचर लव्स द सिमिट्री। वो तो आपके नसीब में कुछ चीजें आई नहीं है, कट गई है, ये तो फिजिक्स में कई थ्योरी तो केवल इसी बात पे जनरेट हो गई है, लिंक हो गई है। नेचर लव्स द सिमिट्री, नेचर लव द सिमिट्री। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल के ई बना देते हो, तो ई बदल के भी बी बन जाता है। वो थी नहीं थ्योरी, आपके में कट गई है। नेचर लव द सिमिट्री, भाई जैसे फेराडे ने सोचा था, फेराडे ने देखा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, है ना, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, फिजिक्स में लव, बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स में लव आ गया है नहीं, यकीन नहीं हो रहा ना। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, ये कि फेराडे ने जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया था, तो एक मैक्सवेल थी, वो थ्योरी आपके में नहीं है, पहले थी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाने की सोच ली और वो उसमें सफल भी हुए। नेचर लव द सिमिट्री, तो उनके दिमाग में क्या है, हाइपोथेसिस नेचर लव द सिमिट्री। जब ये दोनों नेचर का मजा ले सकता है, तो ये भी तो दोनों नेचर का मजा लेता होगा। आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे ऐसे, कि देखिए लाइट को आपने पहले इस कैटेगरी में रखा और आपको लगता था कि ये वेव है, वेव है। अचानक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो आपको लगने लगा नहीं तो ये तो पार्टिकल भी है,
यदि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता तो आप तो इसे वेव ही मानते रहते जिंदगी में, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तब आपको इसकी पर्सनैलिटी पता चली, तो डुअल नेचर है। तो उन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है कि आज तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास मोमेंटम पता है तो तुम पार्टिकल नेचर पे ही रिजिड हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये भी इंटरफेरेंस दिखाने लग जाए, ये भी डिफ्रेक्शन दिखाने लग जाए। हमारे पास आज सबूत नहीं है ना। अच्छा, वो जिस एरा में जी रहे थे ना उस समय इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे बेटा, नहीं तो शायद वही प्रूव कर देते। हैवी इंस्ट्रूमेंट मतलब आज आप देखो पुराने कोई कैमरा एक्शन देखो आप, कोई जैसे अभी हमारी लता मंगेशकर जी खत्म हुई है तो उनकी पुरानी ऑडियो वीडियो देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट मिलती थी, लेकिन आज है ना एचडी क्वालिटी के कैमरे होते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटों ने भी तरक्की की है। तो उस समय ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देख पा रहे थे वो, ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में ये यकीन बनने लगा, हाइपोथेसिस जरूर थी कि यार आज हम इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल नेचर देख पा रहे हैं, हो ना हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, आज नहीं तो कल, हो सकता है मेरे मरने के बाद, ये मेरे मरने के बाद नहीं, डी ब्रॉगली बोल रहे हैं, डी ब्रॉगली मेरे मरने के बाद कभी साबित हो। पर मुझे लगता है कि ऐसा होगा, कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल रख सकते हो, ये मार्कर भी रख सकते हो, ये चौक वाला है ना, कोई भी। तो उन्होंने कहा ये भी इधर ही रखिए आप इसे भी, ये भी दोनों नेचर का मजा लेगा, ये भी कौन, इलेक्ट्रॉन, ये भी दो नेचर का मजा लेगा। और बाद में उनकी कल्पना ये साबित हुई। और मजे की बात और देखिए, नेचर लव द सिमेट्री से उन्होंने वो, मतलब जिस चीज का उनके पास सबूत नहीं था उसका भी फॉर्मूला दे दिया, थ्योरी तो थ्योरी, फॉर्मूला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये ड्वेल नेचर को कनेक्ट कर रही है ना, पर ये कोई लाइट की बापौती नहीं है, लाइट ही यूज करेगी इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हर बंदा यूज करेगा, हर इस यूनिवर्स की हर चीजें यूज करेगी जो ड्वेल नेचर शो करती हैं, सब शो करते हैं ड्वेल नेचर। इसका मतलब इस थ्योरी के बाद तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये भी ड्वेल नेचर दिखा रहा है, ये भी ड्वेल नेचर दिखा रहा है, तो इसका मतलब सब सब है। तो ये फॉर्मूला सबके लिए है, ना कि लाइट के लिए। तो उन्होंने ये फॉर्मूला उठा के इलेक्ट्रॉन को भी दी कि भविष्य में जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एविडेंस के रूप में दिखेंगी तो आपको यही फॉर्मूला ओबे होते हुए दिखेगा। तो बस उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने बस नेचर लव द सिमेट्री उठा के यहाँ चेंज किया। तो ये है हमारा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। आगे समझ में बस इतना ही है। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या और चीज। देखिए ये जो लैम्डा बराबर h/p है, जब हम इसको फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो p को m/v लिखेंगे। यदि हम इसको बढ़ाते आगे तो h/p को m/c लिखते, बस इतना अंतर है। क्योंकि लाइट फोटोन है ना वो c स्पीड से चल रहे हैं और मेरा इलेक्ट्रॉन या ये मेरा डस्टर चौक जो भी है वो v स्पीड से चलेगा। तो बस इतना अंतर रखना है आपको। मोमेंटम को जब हम खोलते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी, तो ये भी तो मास इनटू वेलोसिटी है, पर लाइट के लिए हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भैया उसकी स्पीड तो c है, उसकी स्पीड c से थोड़ी नहीं कम होगी, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूला यूज करिए, चलिए यूज करिए। अब एक और चीज, हम एक वर्ड जो यूज करेंगे गौर से, पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। हम इसको मैटर वेव बोलते हैं। तीन तरीके की वेव थी ना, इलास्टिक वेव जो 11th में पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं जिन्हें, है ना, जिन्हें, और एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा चैप्टर था, 8th चैप्टर था शायद, 7th नहीं 8th चैप्टर ही था इलेक्ट्रो। और ये तीसरी है मैटर वेव। मैटर वेव का मतलब द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मैं वर्ड धीमे धीमे बोल रहा हूं, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ये मूविंग वर्ड डालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बताता हूं, है ना। लेकिन इसको यदि आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलना चाह रहे कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, ये शब्द नहीं बोलना चाह रहे, तो एक छोटा सा शब्द बोल सकते हो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैटर वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंपली इतना सेंटेंस बोल सकते हो। लेकिन यदि इसको डिस्क्राइब करके बोलना चाह रहे हो तो ये बोलोगे द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, सॉरी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ये मूविंग वर्ड क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि सोचिए यदि मैं वेलोसिटी को शून्य कर दूं, यानी रेस्ट रोक दूं पार्टिकल को, तो वेवलेंथ कितनी आएगी, इनफाइनाइट। और फिजिक्स में जब कोई चीज इनफाइनाइट है तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको फिजिक्स सरेंडर कर देती है। मतलब ये कोई फिर वेव नेचर नहीं हुआ, ये क्या वेव नेचर हुआ, है ना। हाँ तो सुनिए एक और चीज, ऐसा जैसे एक बात बताओ, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत, अनंत माने इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, यानी भगवान सर्वत्र व्याप्त है ना,
इनफाइनाइट है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, है ना, ये पुराण कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना, भगवान यूनिवर्स है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है उसका, है ना। अब फिजिक्स में आ जाइए, जिसका कोई साइज नहीं मेजर कर पा रहे, जिसको कोई एग्जिस्टेंस हमें थ्योरेटिकल नहीं मिल पा रही, हम उसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट कहते हैं, तो फिजिक्स में उसके लिए थ्योरी में तो जगह नहीं है ना। फिजिक्स की थ्योरी में जगह नहीं है भगवान की थ्योरी में, चाहे फिजिक्स को लगता हो कि कोई तो एनर्जी है जो सत्ता को चला रही है, लेकिन थ्योरी में तो जगह नहीं मिल सकती ना, अनंता अनंत अनंत इनफिनिट। तो इसलिए जब वेवलेंथ इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये वेव नेचर नहीं है, वेवलेंथ इनफाइनाइट है तो ठीक है। तो अब यहां पर एक सिमिट्री और दिखाता हूं। जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, है ना, तो बताना जब हम फोटोन 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 की बातें कर रहे थे, ठीक है, तो बताना फोटोन का रेस्ट मास आया था 0, याद हो तो, फोटोन का रेस्ट मास 0 आया था। इसका मतलब जिसका मास नहीं वो पार्टिकल नहीं, जिसका मास नहीं वो पार्टिकल नहीं। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कंजड़ों के ऊपर से भी जा सकता है, जाने देना ऊपर, जिसको समझ में आए वो रख लेना, क्योंकि इतना हैवी लोड नहीं लेना आपको। जिसका मास नहीं वो पार्टिकल नहीं, है ना। तो इसका मतलब जब वो पार्टिकल नहीं तो फिर लाइट ड्यूअल नेचर बोले या नहीं बोले हम सबको? सर एक बार होता फिर लाइट को ड्यूअल नेचर बोले कि नहीं, क्योंकि ड्यूअल नेचर उसे बोला जाता है जो ये और ये दोनों नेचर दिखा रहा हो। अब जब वो पार्टिकल नेचर नहीं दिखा रही तो ड्यूअल नेचर बोले या नहीं बोले? इसलिए एक डायलॉग बोला गया था, फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। ये जो फोटोन वर्ड है, यदि लाइट रेस्ट पे आप एज्यूम करोगे तो फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। इसका मतलब रेस्ट पर लाइट सिर्फ वेव है, पार्टिकल नहीं है। लाइट सिर्फ वेव है, पार्टिकल नहीं है। ऐसे ही जिस वेवलेंथ की हम आज बात कर रहे हैं कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता होगा, यदि पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसमें वेव नेचर नहीं है, अब पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल होगा। होपफुली ये भी सिमिट्री समझ में आ गई होगी। यदि ये रेस्ट पर है तो ये सिर्फ मैटर है, और यदि ये रेस्ट पर है तो ये सिर्फ वेव है, और यदि मोशन है तो सब है, फिर सब होते हैं, सबके पास दोनों नेचर होते हैं। फिर एक और सवाल उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये बाबरा, भाई जब कोई नई थ्योरी बोलती है तो दुनिया में ऐसे कुछ बाबरे भी बोल सकते हैं उसे कि ये डी ब्रॉगली वगैरह है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखेगा, दिख बाबरा है। तो उन्होंने एक सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारी जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहले से मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन्हीं को पेल रहा हो अपने नाम से कि है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कह रहा हो कि यही मैटर वेव होंगी। तो उन्होंने साफ बोला, अब सुनना, किसने? डी ब्रॉगली ने, कि देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप जो बात कर रहे हो वो तब जनरेट होती है, जिसको ध्यान होगा ईएम वेव का, जब चार्ज पार्टिकल हो और प्लस एक्सिलरेटेड का कॉम्बो हो। ईएम वेव निकलती कब है? जब चार्ज हो और वो भी एक्सिलरेटेड हो, इस कॉम्बो में होगा तभी निकलेगा। यानी न्यूट्रल होगा तो नहीं निकलेगा, मतलब न्यूट्रल प्लस एक्सिलरेटेड हो नहीं निकलेगी ईएम वेव, चार्ज प्लस यूनिफॉर्म मोशन हो तो भी नहीं निकलेंगी ईएम वेव। तो ईएम वेव तो स्पेसिफिक होती है ना, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड होगा तब ईएम वेव निकलती है। जबकि मैटर वेव जो हम पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई भी पार्टिकल, यानी वो न्यूट्रल भी हो सकता है और प्लस कैसा भी मोशन, जरूरी नहीं है एक्सिलरेटेड ही हो, यूनिफॉर्म मोशन भी होगा तो भी। अब आया अंतर समझ में? कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में भी होगा तो भी कुछ वेव हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, तो इनको इनसे सेपरेट रखना। ये थी हमारी मैटर वेव। अब आ जाइए, अब न्यूमेरिकल करने के लिए हम क्या क्या चीजें और यूज करेंगे वो देख लो। मेरी तरफ से थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, सीरियसली इतना ही छोटा सा था ये चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक नाम बोल देता हूं, सुन लीजिए, जर्मर डेविशन। अब ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, पिछले 2 साल से पहले था। जर्मर डेविशन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस पे मोहर लगाई थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर एक प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, नहीं करना, ये करना नहीं है, लेकिन एक लाइन याद कर लीजिए बस कि इनका पर्पस क्या था। वो लाइन बोल रहा हूं उसे याद कर लीजिए, फॉर व्हाट पर्पस दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। क्योंकि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पर्पस तो होता है ना, उद्देश्य, एम। इनका एम था टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इस डायलॉग को याद रख लो, बाकी जर्मर डेविएशन याद नहीं करना बाकी। अब बताना, और वो इसमें सफल भी हो गए। तो जैसे ही पता चला, जब सफल हो गए कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है,
उस दिन से इलेक्ट्रॉन तो बहाना था, इसका मतलब पार्टिकल ड्यूअल नेचर पजेस करता है जब वो वेव नेचर भी दिखा रहा है। पार्टिकल तो वो था ही था हमारी नजर में, ठीक है ना। चलिए न्यूमेरिकल करने के लिए, डाउट कंसेप्चुअल करने के लिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी मैटर वेव, ठीक है, और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी को लिख सकते हो पी माने मोमेंटम, सवाल में मोमेंटम है तो इसे यूज कर लेना, और पी की जगह यूज कर सकते हो यदि काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, छतरी के अंदर दो मंकी, छतरी के अंदर दो मंकी। जो लोग नहीं जानते इस रिलेशन को, बेटा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे एम आ जाएगा। अब ये बन गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसी को एडजस्ट कर लो तो p बराबर अंडर रूट 2m के ही आ जाएगा। तो हो सकता है सवालों में काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, और हो सकता है हम किसी चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज से एक्सेलरेट करें। तो ये पता है ये कौन से डाटा है, जो नए बच्चे उनको थोड़ा दर्द आ रहा होगा, लेकिन पुरानों को तो याद आ रहा होगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता था उसकी एक रेडियस होती थी mv अपॉन qb। mv को p लिखो, फिर छतरी के अंदर दो मंकी लिखो, वहां पे भी ये फ्लो बताया था मैंने, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये तीन आ गया समझ में। अब एक और चीज हमने जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, यूं जाता था, और प्लेट क्यू पे आके सूख के यहां रुक जाते थे। यहां से ए से निकल के इलेक्ट्रॉन यहां से काइनेटिक एनर्जी जाते थे और यहां पे आके रुक जाते थे। तो हम यहाँ कौन सी थ्योरी लगाते थे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी वहां जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी यूज करते थे। पता है अब इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप इसे देखोगे तो अब ये यूं भगेगा ना, अब ये यूं भगेगा कि नहीं भगेगा। अब इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो। सिंपल बात, जैसे हम किसी ब्लॉक को बॉल को ऊपर फेंके, ये यूं जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यही तो बोलोगे कि ए पर दी हुई काइनेटिक एनर्जी बी पर आके पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब इसी ग्रेविटी को आपने रिटार्डेशन के लिए यूज कर लिया, इसी ग्रेविटी से एक्सेलरेशन भी होगा। अब जब वो लौट के आएगी तो आपके डायलॉग क्या होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को गेन कराने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हो, वही क्यूवी। तो लैम्डा का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन जो छतरी के अंदर दो मंकी थे के की जगह क्यूवी भी लिख सकते हो। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में थोड़ी सी कंडीशन अप्लाइड है, बाकी इनमें नहीं थी वो कंडीशन। वो ये कि ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे लागू हो पाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया जा रहा है, जबकि मैटर वेव तो सबके लिए होती है ना। ये लगाइए, ये चारों देखो, ये चारों फॉर्मूले सबके लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये चौथा फॉर्मूला है वो स्पेशली चार्ज पार्टिकल के लिए यूज कर पाओगे। अब जैसे सपोज करो न्यूट्रॉन है, अब उसको इस मेथड से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को उसे नहीं रोक पाएंगे ना, एक्सेलरेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूले हैं आपके सामने। अब होगा क्या, अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, यदि सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउड करती तो कोई समस्या नहीं थी, यदि सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउड करती। लेकिन समस्या ये है, सोचो बच्चे को एच डालेगा, अंडर रूट में 2 भी है, एम भी है, जो भी चार्ज पार्टिकल का मास चार्ज भी है, और फिर वोल्टेज भी है, उसका अंडर रूट कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, तो तुम्हारे तो लग जाएंगे ना। तो ये गड़बड़ हो जाती है और ये झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, छोटी सी, कोई ये छोटी सी मदद हमारी है कि पहले से एक चीज रखते चलो, स्पेशल केस है, थोड़ी सी मदद होगी, यूनिवर्सल मदद नहीं है वो, कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन सवाल में, कौन है इलेक्ट्रॉन, और 99.9999% इलेक्ट्रॉन ही होगा सवाल में, 99.99% इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो फॉर इलेक्ट्रॉन जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, एस तो सबका वही रहेगा 6.64 10⁻³ -34, वो तो कोई भी हो 2 2 रहेगा,
हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो m हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, है ना, इतना मास होता है। चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और v की जगह v रहने दो, क्योंकि यदि वर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम ये तो रख ही सकते हैं। तो आप इसको रट लीजिए कि ये जो कैलकुलेशन आएगी अल मल टल इन सबको कैलकुलेट करने के बाद 12.27 √v, क्योंकि v तो सवाल में पता चलेगा ना, एंगस्ट्रॉम। इसे आप याद कर लीजिए। समझ में आया है नहीं आया? तो आपको बस पेपर में v आएगा, v से सॉल्व कर देना, कम से कम इतनी मेहनत बच जाएगी आपकी। और एनसीईआरटी में एक झंडू सा सवाल है, झंडू सा सवाल, आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। देखिए, आपको नहीं खोलनी एनसीईआरटी में, तो बस कहाँ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा एग्जाम्पल 11.7, आपको नहीं खोलना, एग्जाम्पल 11.7 है। उसमें ये बोला है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। यदि हम इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो कितनी वेवलेंथ निकल के आएगी उसकी, मैटर वेव। ये तो बस 100 रखिए, 100 का अंडर रूट भी आसान, 100 रखोगे 10 आएगा, 10 डिवाइड भी आसान, तो कितना आसान है ना, 1.227 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, हो सकता है कुछ बुक्स में पढ़े तो बच्चे मेरे पास लड़ने भी आते हैं, सर 1.227 लिख रहा था। अरे भाई, यहाँ पे उसने नैनोमीटर भी लिख सकता है, वो आप किसी एक को टारगेट बनाइए। भाई एंगस्ट्रॉम है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, कैसे भी दे सकता है, बात तो एक ही हुई। तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन भी लगेगा। ओके, तो उस फॉर्मूले को लिए स्पेशल केस में यहां लिख देता हूं, स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रॉन। आप ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। चलिए कुछ झंडू से सवाल कराता हूं, इसके सारे ही सवाल झंडू में, ठीक है। जो बोर्ड में है सवाल वो शीट में मैंने डाल दिए हैं, और आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने हो तो जब आप रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं वीडियो बना के डालता रहूंगा, यदि आपको कोई ऐसा डाउट प्रॉब्लम करता है तो। पर्सनली मुझे लगता है, देखो क्वेश्चन नंबर शीट में 38 से चालू होते हैं, 38, 39, 40 आप करिए, आप ही करिए, कर पाओगे इसलिए दे रहा हूं मैं। 41 से करा रहा हूं, 41 क्वेश्चन। आर कैथोड रे वेव और पार्टिकल। कैथोड रे क्या होता है ये अपनी डिक्शनरी में डालिए। कैथोड रे जो वर्ड है ना, इसको अपनी डिक्शनरी में डालिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन हो और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको कैथोड रे बोल देते हैं। रे सोच के कुछ लोग लाइट रे से कंफ्यूज हो सकते हैं। कैथोड रे, अच्छा कैथोड अलग चीज होती है, कैथोड रे अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन गन निकालने वाली आप ऐसे मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं इसे, सॉरी गन नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं परेड के रूप में, है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो उसको कैथोड रे बोलते हैं। अब आप बताओ, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव होता है या पार्टिकल होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे का उसने ये पूछा है कैथोड रे वेव है या पार्टिकल, मैं उसको थोड़ा सा सस्ता करके पूछ रहा हूं, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव है या पार्टिकल? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मूविंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक। अभय, निकुंज बिल्कुल ठीक, अल्पना बिल्कुल ठीक, कन्हैया थोड़ा गड़बड़ हो गया। दोनों नेचर रखता है, दोनों नेचर रखता है मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दोनों नेचर, उसमें मूविंग है तो दोनों नेचर होगा। आयुषी गड़बड़ हो गया। चलिए 42 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड। किस वोल्टेज से हम एक्सेलरेट करें इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि मतलब क्या वोल्टेज से एक्सेलरेट करें कि उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो वो 0.4 एंगस्ट्रॉम हो। तो बताना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, इतना तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। उसने पूछा है कितने वोल्टेज लगाएं जिससे कि हमें 0.4 मिल जाए, तो यहाँ 0.4 रख देना, एंगस्ट्रॉम रख देना, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कर जाएगा, फिर वो स्क्वायर स्क्वायर करके निकाल लेना, वो आपका काम है। 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए जर्मर डेविएशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। अभी आंसर देके चुका हूं, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए जर्मर डेविएशन परफॉर्म हुआ था? टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 44 बड़ा आसान है, 44 और 45 देखिए, वो ये कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रिपल्ड,
जैसे इलेक्ट्रॉन आए वोल्टेज आए, ठीक है, तो समझ जाना, दिमाग की घंटी बजाना कि लैम्डा बराबर 12.27 अंडर रूट वी, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अब उसने बोला है, अच्छा 45 क्वेश्चन सुनना, 44, वो ये कह रहा है कि यदि v को हम ट्रिपल कर दें, 3v कर दें, ये जो डिनोमिनेटर में v है उसको 3 गुना कर दें, तो वेवलेंथ पे क्या असर आएगा। अच्छा देखिए, यदि सिंपल क्वेश्चन होता कि v बढ़ेगा तो आप जवाब दे देते लैम्डा घटेगा, लेकिन अब वो न्यूमेरिकल फैक्टर दे रहा है कि v 3 गुना हो रहा है। हाँ बेटा निकुंज, शाबाश, निकुंज ने आंसर भी दे दिया, शाबाश। और बोलो बेटा, वेरी गुड। दिव्यांश थोड़ा और एडजस्ट कर, अब ने बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि जब ये v 3v हो जाएगा तो मैं आंसर लिख देता हूं, उससे मैच कर लेना, लैम्डा अपॉन रूट 3 हो जाएगा। जो जानते हैं वो जानते हैं बेटा, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने एक बार सब कुछ सिखा दिया था कि कैसे करते हैं सवाल को। जब v की जगह, अच्छा सुनो, यदि ये अंडर रूट नहीं होता, इमेजिन करो फॉर्मूला ही ऐसा होता कि अंडर रूट नहीं होता, तो आप, यदि ये होता कि v 3 गुना हो गया तो आप बोलते, यदि v 3v हो गया, 3 गुना हो गया है, तो आप बोलते लैम्डा 1/3 हो जाएगा। ये बोलते कि नहीं बोलते, कितना इजी है, उसे तो कर सकते हो ना, क्योंकि ये 3 गुना होगा तो ये 1/3 होगा, पर इस पर रूट है, तो जब ये 3 गुना होगा तो ये रूट 3 ही आएगा नीचे। ऐसे 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि v को 4v कर दें, 45 क्वेश्चन यही है कि यदि v को 4v कर दें तो लैम्डा कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो। यदि इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने वाले वोल्टेज को, हाँ जी बेटा, तो जब यहाँ 4v करोगे तो 4 का अंडर रूट इजीली आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कन्हैया गड़बड़ कर दी कन्हैया, लैम्डा अपॉन 2 आएगा। कन्हैया दिन सही नहीं चल रहे तेरे। चलिए, और 46 क्वेश्चन ये है कि यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए, देखो, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। मैंने कहा ना 99.999999 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो जब तक आप इस फॉर्मूले को देखो मत, इसी को यूज करो, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो सिंस, कौन सा सवाल है ये, 46 सिंस हमारा लैम्डा ये होता है 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, तो यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी हो गया, तो यानी लैम्डा और वी के बीच में ग्राफ, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ की शेप ऑलमोस्ट यही रहती है, रूट में आ जाए तो रूट वी हो, वी स्क्वायर हो, वी क्यूब हो, वी हो, तो शेप यही बनती है ऑलमोस्ट। हालांकि जो फर्स्ट यूनिट पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, फर्क थोड़ा बहुत ऐसे आ जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे फर्क आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन अब तो एक ही है ना, तो हम उसे तो ऐसे ही बना दीजिए। अब यदि सच में थोड़ा बहुत मलूक सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 47 है, तो मैं 47 पे रुक रहा हूं। देखिए, अब मैं 47 पढ़ाऊंगा बाद में, मैं उसको हिंट तैयार कर रहा हूं उसके लिए, 47 क्वेश्चन को पढ़ूंगा बाद में। देखिए, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, बार बार ये ताना आ रहा है शुरू से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा, हाँ यार ये बात तो है, ठीक है। देखिए, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं F और R के बीच में ग्राफ खींचो, तो नोट, और यदि ये चीज हम कांस्टेंट रखें तो ग्राफ ये खींचेगा। लेकिन याद करो, मैंने जब कूलम्स लॉ में बताया था कि यदि F और R में ग्राफ खिंचवाओगे तो ऐसे खींचेगा, और F और 1/r² में खिंचवाओगे तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ स्ट्रेट आएगा। फिर आइए मैं यहां मदद करता हूं, यदि भूल गए हो तो। वो एक कह रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसे उठाना, अब इसे उठाना पड़ेगा, तो लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m/qv, ये हमारे पास। चलिए मैं मदद कर देता हूं कि क्यों ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करिए बेटा, इस फॉर्मूले को देखना, पलक मत झपकाना, इसे ऐसे लिख सकता हूं, v को अलग कर दूं थोड़ा सा, 1 ऐसे, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, है ना, ठीक। अब आप ऐसे समझो कि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x बोल दिया है, मतलब इसको y बोल दिया है, h अपॉन 2m³ लिखा रहने दो, और इतने हिस्से को x लिख दिया है, मतलब लैम्डा को y लिख दिया है, 1/√v को x लिख दिया है, इस पूरे फैक्टर को। अब बताइए, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या नहीं, y बराबर mx प्लस c, c 0 है भाई, प्लस 0 है ना, तो बताना y बराबर mx से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यदि मैं आपसे ये कहता हूं ग्राफ खींचिए y और x में, तो स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये चीज क्या चीज है बताना फिर,
ये स्लोप है, ये स्लोप है h/√2m³। ये भाई साहब स्लोप हुए। अब y का रोल कौन प्ले कर रहा है, रख दीजिए लैम्डा, y हटा के लैम्डा लिख दीजिए, बहाना था भाई को। और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/√b। तो अब आपको शायद जो लोग अभी जुड़े हैं कुछ दिनों पहले, उनको समझ में आया होगा कि ये ग्राफ क्यों स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी। अब सवाल क्या है, सवाल ये है, अब देखना सवाल ये है कि लैम्डा और 1/√v के बीच में हमने दो पार्टिकल के बीच में ग्राफ खींचा, तो एक का ग्राफ ये आया और एक का ये आया। ये ए है, ये बी है। ओके, ठीक है। सवाल में इधर रखा है दोनों के चार्ज सेम है। सवाल में गिवन, सवाल में इधर रखा है क्यू ए और क्यू बी का चार्ज सेम है, यानी उसे क्यू मान लीजिए। सवाल ये पूछा है कि यदि ए का ग्राफ ये है, बी का ग्राफ ये है, दोनों के चार्ज सेम है, तो इनमें से हल्का कौन है। अब आपको मैं आंसर देने के लिए टाइम दूंगा। मैंने अपना काम कर दिया। हल्का कौन है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा सोचो। हल्का कौन है इनमें से, ए और बी में हल्का कौन है, मास किसका कम है। प्रियांशु ठीक, वैभव तेरा होगा तो आंसर आ गया, लेकिन वो नहीं आया, क्या होगा। हाँ निकुंज बिल्कुल ठीक, दिव्यांश ठीक, वैभव ठीक। हाँ, और भी लोग सोचिए बेटा। अब है बिल्कुल ठीक। अब मैंने तो अपना काम कर दिया बेटा, जहां आप अटकते वो मैंने कर दिया। दीक्षांत थोड़ा गड़बड़ हो गया, अर्जुन ठीक, अर्जुन ठीक, कृष्णा ठीक। देखिए आइए मैं मदद करता हूं। पहले ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया, होपफुली आप समझ गए होंगे। हर्ष दोबारा दे, तेरा नहीं दिखा मुझे, दोबारा टाइप कर। इशिका गड़बड़ हो गया। मां नहीं समझा बेटा मैं। कृति बिल्कुल ठीक। अब देखिए मैं अब आंसर नहीं देख रहा आपका, मैं अब आंसर दे रहा हूं। इस सवाल में पहले तो मैंने ये समझाया कि लैम्डा 1/√v के बीच में आयुषी ठीक, ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, ये मैंने बता दिया। अब दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, साफ दिख रहा है, एक का स्लोप कम एक का ज्यादा है। और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो आप स्लोप के थ्रू आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक, अब इस स्लोप को गौर से देखो। H कांस्टेंट है यूनिवर्सल, 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, Q इस सवाल में एटलीस्ट कांस्टेंट है। Q इस सवाल में कांस्टेंट है ना, क्योंकि दोनों का एक सा है। तो इसका मतलब आपका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m रह गया। बाकी काम में S2 और Q कांस्टेंट में चले गए। अब भी हिंट देनी जरूरी रह गई या हो गया काम। जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा है बी का, इसका मतलब स्लोप बी का, स्लोप ऑफ बी साफ दिख रहा है ना, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, है ना। फिर इस इक्वेशन को इशारा करके बता देना, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका मास कम होगा, तो मास ऑफ बी कम होगा मास ऑफ ए से। इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो मार लीजिए, मुझे नहीं पता नोट्स में है या नहीं। ठीक, और आइए दो सस्ते सस्ते सवाल। ठीक है, दो सस्ते बेटा। सेकंड मीटिंग थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए सेकंड मीटिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 और 49। अच्छा, मैंने उस थर्ड यूनिट में एक लिस्ट भी बनवाई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो और अल्फा हो, तो आपको कुछ चीजें सवाल नहीं बताएगा, आपको आनी चाहिए। जैसे मास नहीं, चार्ज लेते हैं। चार्ज होता है -e, इस पे होता है +e, इस पे होता है +2e। लेकिन इन फॉर्मूलों में ना मैग्नीट्यूड लेना, काम करना आगे। ठीक, और मास की बात करें तो यदि इलेक्ट्रॉन का मास me है, तो प्रोटॉन का मास 1836 गुना me होता है। 1836 me इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, इतना मासिव होता है प्रोटॉन। और अल्फा प्रोटॉन से भी 4 गुना होता है। अल्फा इसका भी बाप होता है, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो दो सवाल, मतलब ये भी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सवाल नहीं बताएंगे। तो जो नए बच्चे थे उनको मैंने ऐड कर दिया। देखिए 48 और 49 क्वेश्चन, 48 और 49। अब आ जाइए, देखिए तो 48 और 49 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है।
अब काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम दे रखी है, तो इनमें से किस पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी सबसे छोटी होगी? सवाल एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि 3 पार्टिकल हैं, यही 3 पार्टिकल हैं, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों एक ही काइनेटिक एनर्जी जा रहे हैं। अच्छा, जब कोई चलेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, मूविंग होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, तो इस फॉर्मूले को उठाएंगे। अब आप कहोगे इस पे दिल क्यों आया? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है। प्रियांशु मुझे नहीं पता आपका आंसर, मतलब मुझे अभी निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए लैम्डा का फॉर्मूला हो गया h/√2m/k, तो डिसीजन लेंगे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m रह गया कि नहीं रह गया? बाकी कहां गए फैक्टर? h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सवाल में के ई भी कांस्टेंट ही है ना सबकी। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ m वाले फैक्टर से निकाली जा सकती है। तो भैया ऊपर आपके सामने मास दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, प्रोटॉन उससे भारी, अल्फा उससे भी भारी। तो फ्रॉम दिस एंड दिस 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, बताना, पलट दो इसको, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। लैम्डा इज ग्रेटर देन ई फॉर लैम्डा प्रोटॉन ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। तो सबसे शॉर्टेस्ट किसकी हुई? अल्फा की, सबसे शॉर्टेस्ट हुई अल्फा की, बिल्कुल ठीक आंसर बेटा। 49 क्वेश्चन देखिए, 49 क्वेश्चन, ओके। एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, डाटा यहां से उठा लेंगे, अल्फा प्रोटॉन, ठीक है। आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट हुए, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल, बाय सेम पोटेंशियल। चलो यानी अब की बार ये उठा लेंगे हम फॉर्मूला, अल्फा है, प्रोटॉन है, सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, तो इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालो। तो देखो लैम्डा बराबर h/√, फिर वही मेरा पुराना तरीका 2m³ भी होता है, और ये आपको डिसाइड करना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब वोल्टेज से रिलेटेड बातें दे रखी है तो ये लगाएंगे, क्योंकि लैम्डा ये होता है इसलिए लैम्डा ये होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि लैम्डा ये होता है तो लैम्डा ये होगा। अब एक बार ये फॉर्मूला हम प्रोटॉन किस किस का दे रखा है, एक बार ये फॉर्मूला अल्फा के लिए लगा देते हैं, तो जब ये फॉर्मूला अल्फा के लिए लगाओगे तो अल्फा का मास और अल्फा का चार्ज रखोगे, और जब ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, मास ऑफ अल्फा रखोगे, क्यू ऑफ अल्फा रखोगे, बी रखोगे, और जब यही फॉर्मूला प्रोटॉन को डेडिकेट करोगे तो प्रोटॉन का मास रखोगे, प्रोटॉन का चार्ज रखोगे और वी रखोगे। अब बाकियों पर पी पी लिखना बदतमीजी नहीं होगी कि प्रोटॉन का 2, तो प्रोटॉन का 2 और अल्फा का 2 अलग अलग होता है नहीं, तो वैसे ही एच सबका सेम और सवाल में वी भी सबका सेम, तो जो सेम है उस पर क्यों हम निशाना बेफिजूल का मारे। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा अल मल टल कट जाएंगे इसमें, अल मल टल। और ध्यान रखना ऊपर नीचे, अब ये चीजें तो आपको आनी चाहिए, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये एम अल्फा क्यू अल्फा ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं। अब यहां से टेबल से मदद ले लीजिए, जो मदद मिल रही है। प्रोटॉन का मास एमपी लिखा रहने दो, अल्फा का मास कहां गया, अल्फा 4 गुना होता है प्रोटॉन से, क्यूपी पर चार्ज ई होता है, इस पर 2e होता है, ओके। तो ई से ई कटा, एमपी से एमपी कट गया, 1/8 आ गया, √8। उसको आंसर से मैच करना है तो 2√2। स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 अब मतलब का नहीं रहा, अब नहीं है बेटा मतलब का, ठीक है, वो नहीं है मतलब का, क्योंकि उधर रिजॉल्विंग पावर हटा दी है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब 3 क्वेश्चन और रह गए, एक्चुअली मेरी नजर में तो 2 ही रह गए हैं, वो और देख लीजिए, ठीक है। कायदे से तो अच्छे बच्चों को यहीं पे लेफ्ट कर देना चाहिए, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, वो बाद में जब इन तीनों सवालों को मैं कराऊंगा 51, 52, 53, 3 सवाल करा रहा हूं, है ना, बस इतने, और फिर मेरी तरफ से क्लास खत्म। तो जब उनपे खुद से नहीं हो तो ये वीडियो का एंड देख लेना, बाकी आपकी इच्छा है, मैं करा ही देता हूं, नहीं। 51 क्वेश्चन वो ये कह रहा है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन, ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही बेटा, फिर बाद में मेरा खून पियोगे, इसलिए मैं तो वीडियो में डाल रहा हूं सवालों को। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। साबित करिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतने टाइम तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक फोटोन है, फोटोन मैंने ऐसे बना दिया, जरूरी नहीं ऐसे बनाओ, लो ये बना दिया फोटोन, फोटोन है ना, ये ऐसे बना दिया, बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी,
Hc अपॉन लैम्डा। फोटोन की एनर्जी ये होती है, लैम्डा दे रखी है, उसकी वेवलेंथ है किसकी, फोटोन की। यदि फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है तो फोटोन की एनर्जी Hc अपॉन लैम्डा होगी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो हल्का डॉट है, ठीक है। अब जब ये मोशन में होगा, ठीक है, 1 मिनट में सवाल पढ़ लू। इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू सो दैट द एनर्जी ऑफ, ठीक है, एक वर्ड और दे रखा है, ठीक है। जब ये मोशन में होगा तो इसके साथ भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ भी वेवलेंथ होगी। तो ये फोटोन की वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो मुझे यहाँ डैश मारना पड़ जाएगा ना भैया, ये वेवलेंथ तो फोटोन की है और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है, तो डैश मारो। लेकिन सवाल, अच्छा ये डैश कितना, तो लैम्डा डैश किसके बराबर, h अपॉन अंडर रूट 2m किसी भी मूविंग। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला इसलिए चुना क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का के थ्रू हमें कनेक्ट करना है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि आपको इस पे डैश मारने की जरूरत नहीं है, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ बराबर है। तो क्योंकि सवाल ने बराबर बोला है इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम लैम्डा यूज किया है, क्योंकि सवाल ने बोला है। तो अब आपस में इनको एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं पहले। इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जेल में से निकलेगी, पहले निकल गई जेल में से, रूट में से निकलेगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ, ले आया, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ये फोटोन की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। हालांकि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन थी, पर सवाल ने दोनों बराबर दे रखी है। अब हमें इसमें और इसमें एक रिलेशन निकालना है, प्रूव करना है। तो एक काम करो, सेकंड को फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। फोटोन की एनर्जी को, अच्छा पेपर में लिखना एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करते हैं। चलिए, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से, तो फोटोन की एनर्जी है Hc अपॉन लैम्डा, और इसको अब पलट के लिखिए क्योंकि ये नीचे आ गया ना, 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ई से ई कट जाएगा, देखना, इस ई से ई कट जाएगा, 1 अपॉन k बचेगा, है ना, बचेगा, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ कट रहा है, देखो, एक लैम्डा से एक लैम्डा कटेगा, एक ऐसे एक एच कटा है, बस, और कुछ नहीं कटा है। तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c लैम्डा अपॉन h, और काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाइए, यहां से यहां ले गया। तो बेटा देखिए, यही प्रूव करना था, आप देखिए, यही प्रूव करना था, 2 लैम्डा m इंटू सी अपॉन h, यही साबित करना है। होपफुली ये समझ में आया। और मेरी तरफ से लास्ट सवाल है 52 एंड 53। एक्चुअली ये 52 और 53 जो शीट में मैंने दिए हैं, ये दोनों ही एक ही साल में आए थे बोर्ड में, बस अलग अलग सेट में, थोड़ी सी लैंग्वेज बस घुमा दी है, वरना दोनों तो देखिए, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 52 और 53 दोनों पे निशाना लग जाएगा हमारा। मैं 52 पढ़ रहा हूं पहले। एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये कोई फोटोसेंसिटिव सरफेस है, फोटोसेंसिटिव सरफेस, इस पर एक एक्सरे पड़ी है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब ये जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है, ठीक है, फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस। अब ये एक्सरे इस पे पड़ गई, एमिटिंग इलेक्ट्रॉन एमिट भी कर दिया इसने, लो निकाल दिया होगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है, assuming that work function of surface can be neglected, यानी टिकट फ्री की है, आपको वर्क फंक्शन इग्नोर मानना है। तो इग्नोर का मतलब ये होता है कि जीरो मानी है उसे, यानी जो भी फोटोन की एनर्जी है वो एंटायरली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंजॉय करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी एनर्जी को एंजॉय करेगा फोटोन की। होपफुली समझ में आया। तब उसने कहा कि अच्छा, फिर वो कह रहा है एक्सरे की वेवलेंथ तो लैम्डा है। अब अब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकाल रहे हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लैम्डा बी है सवाल में। अब की बार ये दोनों बराबर नहीं है। पिछले सवाल जो अभी मैंने मिटाया है, फोटोन की वेवलेंथ और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की या जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बराबर थी, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये वेवलेंथ तो फोटोन की है और ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तब उसने कुछ प्रूव करने को कहा है कि साबित करिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन दिस। अच्छा 53 भी पढ़ देता हूं मैं।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रे की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दिया है, लैम्डा वेवलेंथ है, फोटोसेंसिटिव सरफेस पे पड़ी, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है उसका। तो इफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा भी, तो साबित करिए ये। तो बहुत सिंपल। देखिए बेटा पहले तो ये बताइए, यहाँ पे काम करते हैं, किस बात से एग्री करते हो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो h/√2m के ही होगी? एग्री करते हो ना? बस यहाँ पर बी वर्ड सवाल ने ऐड कर दिया है, इस फॉर्मूले में बी वर्ड ऐड कर दिया है सवाल ने। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर करिए, लैम्डा स्क्वायर भी हो गया h²/2m के। काइनेटिक एनर्जी जेल में से निकाली हमने पहले, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, h²/2m लैम्डा स्क्वायर बी। ये हो गई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना? इसी की तो काइनेटिक एनर्जी है ये। जब ये इसकी वेवलेंथ है तो काइनेटिक एनर्जी भी इसी की है। अब आ जाइए, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जो भी ये एनर्जी आएगी, इंसिडेंट एनर्जी आएगी, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाती थी। काइनेटिक एनर्जी ये रही, वर्क फंक्शन 0 है, इसकी एनर्जी hc/λ से लिख दीजिए, ये 0 है, और काइनेटिक एनर्जी h²/2m लैम्डा स्क्वायर बी। होपफुली ये समझ में आया। अब इससे दोनों चीज प्रूफ हो जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 52 भी और 53 भी। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। इस 0 को तो मिटा दूं मैं पहले, एक एच से एक एच कटा, है ना, और कुछ नहीं कट रहा। तो पहले मैं प्रूव करा रहा हूं 52, प्रूव दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यानी लैम्डा स्क्वायर बी बनाइए यहाँ पे, मतलब इधर सिर्फ लैम्डा स्क्वायर बी रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, h λ/2m × c। चेक करिए, यदि मैं लैम्डा स्क्वायर बी को इधर ले जाऊं और बाकी सब कौन, सी और लैम्डा को इधर लाऊं, तो ये बचेगा। तो लैम्डा बी यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई, h λ/2mc का अंडर रूट। यही प्रूव करना है कि नहीं? जिसपे है क्वेश्चन 52 वो देख सकता है। 52 प्रूव, क्वेश्चन नंबर 52 हेंस प्रूव्ड हो गया इसी में, क्योंकि इसी को थोड़ा अलग अंदाज में पेश करा है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड में लैम्डा रखना है, बस इस लैम्डा को लेफ्ट हैंड में रखना, इसको लेफ्ट हैंड में रखना, मतलब केवल अकेला रखिए। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ये ऐसे 2m × c/h लैम्डा स्क्वायर बी। देखो ये यही प्रूव करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 53, हेंस प्रूव्ड। चलिए मुझे पास थोड़ा सा समय है तो मैं एक और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, एटम अगली क्लास से चालू होगा, बिल्कुल अगली क्लास से एटम ही चालू होगा। क्यों अपनी तो फिर आप करने को तो अभी कर देता, पर वो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी, रिकॉर्डिंग में मिक्स हो जाएगा, भसड़ हो जाएगी, और फिर रिकॉर्डिंग लगती है टाइम थोड़ा सा। चलो बेटा, आप अपने आप करिएगा मेरी तरफ से। ओके, बाय बेटा।